हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स सिंप्लीफाइड बाय फोकस्ड यूपीएससी। आज के 18 दिसंबर के एपिसोड में हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट है। चलिए शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स एक्सप्लेन सेक्शन के साथ। पहला टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस और कल्चर रिलेटेड। थाईलैंड कैम्बोडिया बॉर्डर पर दिसंबर 2025 में जो रिन्यूड क्लैशेस हुए उनमें एयर स्ट्राइक्स, सिविलियन डिस्प्लेसमेंट्स सब कुछ रिपोर्ट हुआ। और यही चीज़ इस डिस्प्यूट को एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनाती है क्योंकि ये सिर्फ बॉर्डर फाइट नहीं है, इसके अंदर कॉलोनियल बाउंड्री मेकिंग, इंटरनेशनल लॉ, हेरिटेज पॉलिटिक्स और आसियान डिप्लोमेसी सब मिक्स्ड है। अब क्वेश्चन सिंपल सा लगता है कि डिस्प्यूट है किस बात पर। थाईलैंड और कैम्बोडिया के बीच 817 किलोमीटर्स लॉन्ग बॉर्डर का कुछ हिस्सा अभी भी इफेक्टिवली अनडिमार्केटेड है। ये बॉर्डर फ्रेंच कॉलोनियल ट्रीटीज 1904 और 1907 से इनहेरिट हुआ है। ट्रीटीज का इंटेंट ये था कि बॉर्डर डांगरेक माउंटेन रेंज का वाटरशेड के अलाउ फॉलो करे, लेकिन फ्रेंच ड्रॉन मैप्स में कुछ टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस जैसे कि प्रिया विहार कंबोडिया के साइड पर शो कर दिए गए। थाईलैंड यहीं पर ऑब्जेक्शन करता है। थाईलैंड का आर्ग्यूमेंट ये है कि ट्रीटी टेक्स्ट और मैप्स के बीच मिसमैच है और इस मिसमैच की वजह से टेरिटरी का इंटरप्रिटेशन डिस्प्यूटेड हो गया है। अब यहाँ कल्चरल लेयर की एंट्री आती है। प्रिया विहार टेम्पल कोई नॉर्मल मॉन्यूमेंट नहीं है, ये 11वीं सेंचुरी का हिंदू टेम्पल है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड, ख्मेर एम्पायर के टाइम का। आर्किटेक्चर और अलाइनमेंट भी ख्मेर टेम्पल ट्रेडिशंस को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग आने के बाद इसकी सिंबॉलिक वैल्यू और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। मतलब कैम्बोडिया के लिए ये ख्मेर सिविलाइजेशनल हेरिटेज का सिंबल है, लेकिन थाईलैंड के लिए ये टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और एक्सेस का इशू बन जाता है। और जब हेरिटेज पॉलिटिक्स आती है तो नेशनलिज्म ऑटोमेटिकली एम्पलीफाई हो जाता है, फिर कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिकली टफ हो जाती है। अब लीगल हिस्ट्री का एंगल समझिए। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जजमेंट दिया था कि प्रिया विहार टेम्पल कैम्बोडिया का है। कोर्ट ने इस डिसीजन का एक इम्पॉर्टेंट बेसिस ये माना था कि थाईलैंड ने लंबी टाइम से फ्रेंच मैप्स को एक्सेप्ट किया था। फिर 2013 में आईसीजे ने क्लैरिफिकेशन दिया जिसमें कैम्बोडिया की सॉवरेनिटी टेम्पल और सराउंडिंग प्रीमॉनिटरी एरिया पर रीअफर्म हुई। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ग्लोबल लेवल पर डिमार्केशन अभी भी कंप्लीट नहीं है और जब डिमार्केशन इनकम्प्लीट होती है तो क्रॉस बॉर्डर फ्लेयरअप्स का स्पेस बना रहता है। 2025 में एस्केलेशन का पैटर्न भी इसी बैकग्राउंड में फिट होता है। मई जुलाई 2025 के पीरियड में एक स्कर्मिश यानी लो लेवल कॉन्फ्लिक्ट में एक कैम्बोडियन सोल्जर की डेथ रिपोर्ट हुई। उसके बाद ट्रूप मोबिलाइजेशन हुआ, आर्टिलरी और रॉकेट एक्सचेंजेस की रिपोर्ट से आई। दिसंबर में थाई एयर स्ट्राइक्स की रिपोर्ट हुए और रिजल्ट क्या होता है? सिविलियन इवैक्यूएशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है और ह्यूमैनिटेरियन एंगल भी यहाँ पे फ्रंट पे आता है। अब एस्केलेशन हुआ है तो मीडिएशन का भी तो कोई स्कोप रहेगा, लेकिन यहाँ पर मीडिएशन इतना सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। इस कॉन्फ्लिक्ट में आसियान का रोल नेचुरली एक्सपेक्टेड होता है, लेकिन आसियान लेड मीडिएशन अर्लियर भी फ्रिक्शन फेस कर चुकी है। थाईलैंड हिस्टोरिकली थर्ड पार्टी ऑब्जर्वर्स को अलाउ करने में अनकंफर्टेबल रहता है और डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर्स भी डिसीजन स्पेस को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। कैम्बोडिया कंपैरेटिवली इंटरनेशनल फैसिलिटेशन के लिए मोर ओपन रहती है, जबकि थाईलैंड बायलैटरल मैकेनिज्म प्रेफर करते हैं। और जब हेरिटेज साइट्स पर नेशनलिस्ट नैरेटिव्स स्ट्रांग हो जाते हैं तो लीडर्स के पास कॉम्प्रोमाइज़ का पॉलिटिकल स्पेस और श्रिंक हो जाता है। तो इसका वे फॉरवर्ड हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से 3 लेयर्स में देख सकते हैं कि बॉर्डर लेवल पर वेरीफाइबल ट्रूप्स विड्रॉयल्स और डीमिलिटराइजेशन की नीड होती है। जॉइंट डी माइनिंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म्स हेल्प कर सकते हैं। डायरेक्ट मिलिट्री कम्युनिकेशन चैनल्स एस्केलेशन कंट्रोल में यूजफुल होते हैं और डिप्लोमेटिक लेवल पर जॉइंट बाउंड्री कमीशंस को सस्टेन्ड एंगेजमेंट चाहिए। इंडिया का रोल यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। इंडिया एक ओवर्ट मीडिएटर बनने के बजाय एक स्टेबलाइजिंग रोल प्ले कर सकता है। फॉर इंस्टेंस इंडिया आसियान लेड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रेशर्स को सपोर्ट करता है। टेक्निकल असिस्टेंस जैसे कि हेरिटेज कंजर्वेशन, डी माइनिंग एक्सपर्टीज और मिलिट्री टू मिलिट्री डायलॉग सपोर्ट, ये सब कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशंस हो सकते हैं इंडिया की ओर से। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, अरावली रेंज प्रोटेक्शन का इशू। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अरावली हिल्स और रेंजेस की प्रोटेक्शन को स्ट्रेंथन करने के लिए इंटरवेंशन किया है। कोर्ट ने अरावली में फ्रेश माइनिंग लीजेस को पॉज कर दिया है और साथ ही कोर्ट ने यूनिफॉर्म साइंटिफिक डेफिनेशन एडॉप्ट करने की डायरेक्शन दी है। यहाँ फोकस सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर क्लियरेंस देना नहीं है। कोर्ट का अप्रोच लैंडस्केप लेवल इकोलॉजिकल गवर्नेंस की तरफ शिफ्ट दिखाता है। आगे बढ़ने से पहले अरावली की इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के बेसिस को समझ लेते हैं।
ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस में काउंट होता है, रफली 600 मिलियन ईयर्स ओल्ड। ये थार डेजर्ट के ईस्टवर्ड स्प्रेड को भी नेचुरल बैरियर की तरह रोक देता है। ग्राउंड लेवल रिचार्ज, क्लाइमेट मॉडरेशन और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तीनों में अरावली का रोल बहुत ही सिग्निफिकेंट है। इन एडिशन साबरमती, बनस और लूनी जैसे रिवर्स का सोर्स रीजन यहाँ पे ही लिंक होता है, और अरावली का स्प्रेड दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात इसके अराउंड स्प्रेड होता है। तो क्लियरली इस हिल रेंज का प्रोटेक्शन एक मल्टी स्टेट कोऑर्डिनेशन का इशू है। अरावलीज प्रोटेक्शन के केस में कोर प्रॉब्लम है माइनिंग इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन। डेकेड्स तक स्टोन, सैंड और मिनरल माइनिंग होने की वजह से फॉरेस्ट डिग्रेड हुए हैं और पहाड़ियों का फ्लैटनिंग हुआ है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज डिक्लाइन हुआ है और साथ ही एयर पोल्यूशन और हैबिटेट लॉस भी रिपोर्ट हुआ है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट आ जाता है। पास्ट में जब अथॉरिटीज़ ने ब्लैंकेट माइनिंग बैन इम्पोज किया था, तब इलीगल माइनिंग सिंडिकेट्स और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने इसी ग्राउंड रियलिटी को रिकग्नाइज करते हुए कहा है कि टोटल बैन अप्रोच को रिजेक्ट करना चाहिए, लेकिन एक कैलिब्रेटेड रेगुलेटरी अप्रोच को अडॉप्ट करना चाहिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में अरावलीज के लिए यूनिफॉर्म डेफिनेशन की ज़रूरत को क्लियरली समझते हैं। अलग अलग स्टेट्स अरावली फॉर्मेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट और इनकंसिस्टेंट क्राइटेरिया यूज़ कर रहे थे। कहीं सिर्फ स्लोप देखा जा रहा था, कहीं हाइट और कहीं लिमिटेड बफर जोन्स। अगर ये नैरो डेफिनेशंस कंटिन्यू रहते तो इकोलॉजिकली कनेक्टेड एरियाज इजीली एक्सक्लूड हो सकते थे और काफ़ी सेंसिटिव जोन्स माइनिंग के लिए फिर से लीगली ओपन हो जाते। इस रेगुलेटरी डाइल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साइंटिफिकली ग्राउंडेड और नेशनली यूनिफॉर्म डेफिनेशन अडॉप्ट करने पर जोर दिया। इसी डायरेक्शन में सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी के रिकमेंडेशंस भी आते हैं। कमिटी ने अरावली लैंडस्केप की कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक मैपिंग अक्रॉस स्टेट्स की बात की है। साथ ही प्रोजेक्ट वाइज क्लियरेंसेस के बजाय मैक्रो लेवल पर एनवायरमेंटल असेसमेंट को प्रेफर किया है। इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज जैसे कि वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, कॉरिडोर्स, वाटर बॉडीज और एक्विफर रिचार्ज जोन्स, इनमें एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन ऑफ माइनिंग रेकमेंड की गई है। नॉन सेंसिटिव एरियाज में माइनिंग की कंप्लीट बैन करने के बजाय स्ट्रिक्ट रेगुलेशन का मॉडल सजेस्ट किया गया है। साथ ही स्टोन क्रशिंग यूनिट्स पर टाइटर कंट्रोल की बात की गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे अरावली रेंज के लिए मैनेज प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग यानी MPSM प्रिपेयर करने की डायरेक्शन दी गई है, ताकि गवर्नेंस फ्रैगमेंटेड या पीसमील ना रहे। इसी लार्जर इकोलॉजिकल स्ट्रेटजी के साथ अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। सेंटअप ने जून 2025 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जिसका ऑब्जेक्टिव है अरावली रेंज के अराउंड 5 किलोमीटर बफर जोन में ग्रीन कवर को एक्सपांड करना। ये प्रोजेक्ट राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली के 29 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है। इसका टारगेट है 2030 तक डिग्रेडेड लैंड का लार्ज स्केल रिस्टोरेशन, ताकि डेजर्टिफिकेशन के अगेंस्ट एक नेचुरल प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट किया जा सके। इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो ये इनिशिएटिव यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन दैट इज़ UNCCD के अंदर इंडिया के कमिटमेंट्स के साथ अलाइन करती है और लैंड डिग्रेडेशन, न्यूट्रलिटी और क्लाइमेट रेजिलियंस के गोल्स को भी एनफोर्स करता है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इस केस का रेलिवेंस देयरफॉर बहुत क्लियर है। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि जुडिशियरी एनवायरनमेंट गवर्नेंस में कैसे प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रहा है, कैसे ब्लैंकेट बैन से मूव करके साइंटिफिक लैंडस्केप लेवल रेगुलेशन को प्रीफर किया जा रहा है, और कैसे माइनिंग रेगुलेशन, फेडरल कोऑर्डिनेशन और क्लाइमेट एडाप्टेशन एक ही फ्रेमवर्क के अंदर इंटीग्रेट होते जा रहा है। अब चलिए वैल्यू एडिशन सेक्शन की तरफ। यहाँ पहला टॉपिक है पुलिस रिफॉर्म्स। रिसेंट पार्लियामेंट्री डेटा में दिल्ली पुलिस में 10% से ज़्यादा वैकेंसीज का इशू हाईलाइट हुआ, लेकिन ये सिर्फ दिल्ली का प्रॉब्लम ही नहीं है। ये डेटा एक्चुअली एक वाइडर नेशनल पैटर्न को रिफ्लेक्ट करता है। इंडिया का पुलिस पॉपुलेशन रेशियो लगभग 153 पर लाख पॉपुलेशन है, जबकि यूनाइटेड नेशंस का रिकमेंडेड बेंचमार्क है 222। इसका मतलब ये है कि पुलिसिंग ऑलरेडी अंडर स्टाफ्ड है इंडिया में, और जब वैकेंसी सुपरवाइजरी और ऑफिसर रैंक्स में ज़्यादा होती है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कमांड, कंट्रोल और इन्वेस्टिगेशन क्वालिटी पर पड़ता है। इसका ऑन ग्राउंड इफेक्ट भी बहुत ही क्रूशल है। जब मैन पावर कम होती है तो कॉन्स्टेबलरी ओवरबर्डन हो जाती है, सुपरविजन वीक पड़ता है, इन्वेस्टिगेशंस डिले होते हैं। इसी वजह से साइबर क्राइम, फाइनेंशियल फ्रॉड और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे मॉडर्न चैलेंजेस को इफेक्टिवली हैंडल करना और मुश्किल हो जाता है। इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्रिमिनल जस्टिस आउटकम्स और पब्लिक ट्रस्ट दोनों पर दिखता है। इसीलिए पुलिस रिफॉर्म्स बहुत ही क्रिटिकल हो जाते हैं। वैसे पुलिस डिमांड्स के नेचर काफ़ी चेंज हो चुके हैं।
पहले फोकस मेनली ट्रेडिशनल लॉ एंड ऑर्डर पर होता था। अब साइबर क्राइम, इकोनॉमिक ऑफेंस, ट्रैफिकिंग, क्राउड मैनेजमेंट और डिजास्टर रिस्पांस जैसे रोल्स भी पुलिस के कोर मैंडेट का हिस्सा बन चुके हैं। अगर इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, ऑटोनॉमी, अकाउंटेबिलिटी, बैलेंस और मैन पावर प्लानिंग अपडेट नहीं होती है तो पुलिसिंग सिस्टम रिएक्टिव ही बना रहेगा, ना कि प्रोएक्टिव। रिफॉर्म फ्रेमवर्क को अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो डिफरेंट कमिटीज़ ने ब्रॉडली सिमिलर डायरेक्शन पे पॉइंट किया है। नेशनल पुलिस कमीशन ने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से इंसुलेशन, फिक्स्ड टेन्योर और इन्वेस्टिगेशन, लॉ एंड ऑर्डर सेपरेशन पर जोर दिया है। पद्मनाभैया कमेटी ने फंक्शनल ऑटोनॉमी के साथ इंटरनल अकाउंटेबिलिटी, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड्स और बेटर मैन पावर प्लानिंग की बात की है। मलिमठ कमेटी ने इन्वेस्टिगेशन कैपेसिटी को क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स का सेंट्रल पिलर माना और प्रोसिक्यूशन, कोऑर्डिनेशन और फोरेंसिक्स टेक्नोलॉजी के यूज़ पर एम्फेसिस दिया था। इसी सीक्वेंस में सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह जजमेंट 2006 ने स्टेट सिक्योरिटी कमीशंस, फिक्स टेन्योर फॉर डीजीपीज और की ऑफिसर्स एंड पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड्स अलॉन्ग विद पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज एंड इन्वेस्टिगेशन, लॉ एंड ऑर्डर सेपरेशन जैसे रिफॉर्म्स को मैंडेट किया था। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इन डायरेक्टिव्स का इम्प्लीमेंटेशन अभी भी पार्शियल या डाइल्यूटेड है। वेकेंसीज के परसिस्ट करने के रीजंस को देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर डिलेड रिक्रूटमेंट साइकिल्स, लिमिटेड ट्रेनिंग कैपेसिटी एंड वीक सक्सेशन प्लानिंग का रोल है। गवर्नेंस लेवल पर पुलिस का स्टेट सब्जेक्ट होना, अनइवन पॉलिटिकल प्रायोरिटाइजेशन, वीक कंप्लायंस और लॉन्ग टर्म वर्कलोड बेस्ड मैन पावर प्लानिंग का एब्सेंस मेजर फैक्टर्स माने जा रहे हैं। तो वे फॉरवर्ड को हम दो पैरेलल ट्रैक्स में समझ सकते हैं। एक तरफ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जैसे कि प्रकाश सिंह डायरेक्टिव्स को स्टैट्यूटरी बैकिंग देना और कॉलोनियल एरा पुलिसिंग लॉज को मॉडर्न लेजिस्लेशन से रिप्लेस करना। दूसरी तरफ मैन पावर और कैपेसिटी बिल्डिंग, साइंटिफिक मैन पावर प्लानिंग, रिटायरमेंट प्रोजेक्शंस के हिसाब से एडवांस रिक्रूटमेंट और साइबर क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम और फोरेंसिक्स के लिए स्पेशलाइज्ड कैडर्स डेवलप करना। इसके साथ ही सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन के थ्रू मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी सपोर्ट को स्ट्रेंथन करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, स्टूडेंट माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया और उसके चेंजिंग पैटर्न्स। पहले स्टूडेंट माइग्रेशन लार्जली एलीट स्कॉलरशिप्स के आसपास लिमिट होती थी, लेकिन अब ये एक लार्जली सेल्फ फाइनेंस्ड फिनोमेना बन चुकी है। इसी वजह से क्वालिटी एश्योरेंस, डेट रिस्क, एम्प्लॉयबिलिटी और इंडियंस अब्रॉड की प्रोटेक्शन जैसे इश्यूज सेंटर स्टेज पर आते हैं। इस ट्रेंड का डेटा के थ्रू समझते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि अब्रॉड स्टडी के लिए जाने वाले इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या 2022 में 0.75 मिलियन से 2023 में 0.93 मिलियन तक पहुंच गई और 2024 में 1.33 मिलियन तक पहुंच चुकी है। ये क्लियरली पोस्ट पैंडेमिक सर्ज को रिफ्लेक्ट करता है। साथ ही OECD डेस्टिनेशंस में इंडिया कंसिस्टेंटली मेजर ओरिजिन कंट्रीज में बना हुआ है। सब नेशनल लेवल पर केरला माइग्रेशन सर्वे 2023 एक स्ट्रॉन्ग इलस्ट्रेशन देता है। 2018 में 1.3 लाख के आसपास स्टूडेंट इमिग्रेंट्स थे, जो 2023 तक 2.5 लाख हो गए और स्टूडेंट्स केरला के टोटल इमिग्रेंट्स का अबाउट 11.3% रिपोर्ट हुए हैं। इस राइज के ड्राइवर्स को पुश और पुल फ्रेमवर्क से समझते हैं। पुश फैक्टर्स में परसीव्ड क्वालिटी गैप्स, हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस में लिमिटेड सीट्स, अनइवन एम्प्लॉयबिलिटी और लेबर मार्केट मिसमैच आता है। इसके साथ ही क्रेडेंशियल एस्पिरेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन डिग्री को ग्लोबल मोबिलिटी के रूप में देखा जा रहा है। पुल साइड पर पोस्ट ग्रेजुएशन के पाथवेज, कुछ सेक्टर्स में स्किल लेबर की डिमांड, फॉरेन क्रेडेंशियल्स का ब्रांड वैल्यू और एग्जिस्टिंग माइग्रेशन नेटवर्क्स का रोल होता है। लेकिन इस पिक्चर के साथ रिस्क भी इक्वली रियल है। आज का जो माइग्रेशन है ये बहुत ज़्यादा डेट फाइनेंस्ड है, मतलब लोग खुद ही लोन्स और सेविंग्स यूज़ करके बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं। और डेट फाइनेंस्ड माइग्रेशन में फाइनेंशियल प्रेशर्स बढ़ जाते हैं, खासकर जॉब आउटकम्स एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ना हो तो। ब्रेन वेस्ट का रिस्क तब सामने आता है जब स्टूडेंट्स लो रैंक इंस्टीट्यूशंस या अनसूटेबल कोर्सेज चूज कर लेते हैं, जिसका रिजल्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। साथ ही इनफॉर्मल एजेंट्स और इंटरमीडिएट्स के थ्रू एक्सप्लॉयटेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और फ्रॉड का एक्सपोजर भी बढ़ जाता है। डेस्टिनेशन कंट्रीज की पॉलिसीज भी स्टैटिक नहीं होती है। फॉर एग्जांपल यूके में स्टूडेंट डिपेंडेंस पर रेस्ट्रिक्शंस अर्ली 2024 से ही फोर्स में है, जो माइग्रेशन डिसीजंस को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। लेकिन इंडिया के साइड पर भी पॉलिसी गैप्स दिखते हैं, जिनको हम ब्रॉडली दो तरीके से समझ सकते हैं: स्टूडेंट सेफ्टी नेट और इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। स्टूडेंट्स के पास ऑफन ट्रांसपेरेंट और स्टैंडर्डाइज इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, जैसे कि कोर्स क्वालिटी, प्लेसमेंट आउटकम्स, टोटल कॉस्ट और वीज़ा या वर्क पाथवे कैसा होगा।
इसीलिए वे फॉरवर्ड में प्री डिपार्चर काउंसलिंग को स्टैंडर्डाइज करना, ग्रीवेंस रिड्रेसल और एम्बेसी सपोर्ट को स्ट्रेंथन करना, एजेंट्स और इंटरमीडियरीज पर टाइटर ओवरसाइट लगाना, डिजिटल वेरिफिकेशन मैकेनिज्म्स इंट्रोड्यूस करना और स्टूडेंट वेलफेयर के लिए बायलैटरल कोऑपरेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। लॉन्ग टर्म में डोमेस्टिक हायर एजुकेशन क्वालिटी और एम्प्लॉयबिलिटी इंप्रूव करना भी ज़रूरी है ताकि स्टूडेंट माइग्रेशन एक चॉइस बने, ना कि एक कंपल्शन। अब चलते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट सेक्शन की तरफ, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन से जुड़ी एक क्विक अपडेट की ओर। इंडियन नेवी ने अपनी सेकेंड MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INAS 335 ऑस्प्रीज कमीशन की है। ये स्क्वाड्रन INS हंसा गोवा पर कमीशन हुई है और ये स्टेप नेवल एविएशन मॉडर्नाइजेशन का एक हिस्सा है। MH-60R एक मल्टी रोल शिप बॉर्न हेलीकॉप्टर है जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, सर्वेलेंस और सर्च एंड रेस्क्यू जैसे क्रिटिकल रोल्स परफॉर्म करता है। इस इंडक्शन से मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी दोनों स्ट्रेंथन होती हैं, खासकर इंडियन ओशन रीजन। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलेंगे कल एक नए एपिसोड में। टिल देन दिस इज फोकस UPSC बाय SPM साइनिंग ऑफ। जय हिंद।